गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे लेंस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। और लेंस से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है और लेंस जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना होता है। ट्रांसपेरेंट मटेरियल का मतलब उसमें से लाइट क्रॉस हो सकती है, बाहर निकल सकती है, वो लेंस होता है। लेंस में दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस होती है जिनमें से एटलीस्ट वन सरफेस शुड बी स्फेरिकल और कर्व। अभी तक हमने जो है रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस तक हमने पढ़ लिया था, फिर हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था। नाउ लेंस कुछ इस तरह का होता है, जैसे ये भी लेंस है, इस तरह का भी लेंस होता है, ठीक है ना। ये सब लेंस के डायग्राम है। अब देखिए यहाँ पर जो लेंस है यह जिस मेटेरियल का उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लेते हैं म्यू है, ठीक है, और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ और होता है। तो लेंस जो है इसमें से लाइट अगर इस तरह से आती है तो यहाँ लाइट के में से का एक बार यहाँ रिफ्रैक्शन होता है, एक बार लाइट का यहाँ रिफ्रैक्शन होता है। लाइट एयर से इस मीडियम में एंटर करेगी तो रिफ्रैक्शन, ये स्फेरिकल सरफेस होती है, हमारे स्फेरिकल लेंस सिलेबस में है। तो यहाँ स्फेरिकल सरफेस है, यहाँ से एक बार रिफ्रैक्शन होता है, यहाँ से दूसरी बार रिफ्रैक्शन होता है। तो दो बार रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी, उन सब चीजों को हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो लेंस में एक ये वाली स्फेरिकल सरफेस रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, एक दूसरी ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, दो सरफेसेस होती है। यहाँ अगर ये लाइट आ रही है यहाँ से तो एक बार यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, फिर यहाँ से एक बार रिफ्रैक्शन होगा। तो इस वाले लेंस में भी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, लेकिन उसमें से एक सरफेस जो है इधर वाली ये प्लेन सरफेस है ना, ये सरफेस कैसी है, प्लेन शेप की है। और प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। यहाँ ये स्फेरिकल सरफेस है और इस स्फेरिकल सरफेस का शेप कैसा है, कॉन्वेक्स या कॉन्केव। देखो शेप देखने के लिए हम ये कंसीडर करके चलते हैं कि ऑब्जर्वर बाहर है लेंस के। अब यहां से अगर देखेंगे तो इस सरफेस का शेप कैसा है, कॉन्वेक्स है, ठीक है, कॉन्वेक्स सरफेस है। इसी तरह से यहां इस वाले डायग्राम में ये वाली सरफेस जो है उसका शेप कॉन्केव है, इसमें ये वाली सरफेस और ये वाली सरफेस दोनों कॉन्वेक्स है। तो अगर किसी लेंस में डबल, यहां दो कॉन्वेक्स सरफेस है तो इसको नाम देते हैं डबल कॉन्वेक्स लेंस, इसका नाम है डबल कॉन्वेक्स लेंस। और इसी तरह से यहां भी दोनों सरफेसेस कॉन्केव है, दोनों सरफेस कॉन्केव है तो इसका नाम क्या होगा, डबल कॉन्केव लेंस, इसका नाम होगा डबल कॉन्केव लेंस। अब इसमें एक सरफेस प्लेन है, दूसरी कॉन्वेक्स है, तो इसका लेंस का नाम होगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, इसको हम कहते हैं प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए यहां पर जो इधर की सरफेस है स्फेरिकल सरफेस, मान लेते हैं इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इधर वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने कंसीडर की r2। अगर r1 और r2 बराबर हो, इफ r1 एंड r2 आर इक्वल, अगर r1 और r2 को हम इक्वल कंसीडर करें, इफ r1 इज इक्वल टू r2, तो ये कहलाता है इक्वी और सिमेट्रिकल लेंस। इक्वी और सिमेट्रिकल वर्ड हम यूज करते हैं लेंस के नाम में अगर r1 और r2 सेम है तो। सेकेंड केस, इफ r1 इज नॉट इक्वल टू r2, तो इसको अनसिमेट्रिकल लेंस कहेंगे। अगर r1 r2 बराबर नहीं है तो इसको कहलाएगा यह अनसिमेट्रिकल लेंस है, ठीक है। अब कुछ और चीजें इसके बारे में, नेक्स्ट पॉइंट है थिन लेंस क्या होते हैं। जैसे हमने प्रिज्म में पढ़ा था ना, थिन प्रिज्म एंगल बहुत छोटा होना चाहिए, 5 डिग्री से कम होना चाहिए, उसको थिन प्रिज्म कहते हैं। यहां हम डिस्कस करेंगे थिन लेंस। थिन लेंस का मतलब यह है, जैसे ये लेंस है, अब इसकी थिकनेस ये है कि
तो t क्या है, इस लेंस की थिकनेस। अब अगर मान लो ये वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसकी r2 है, तो ये थिन लेंस तब कहलाएगा जब इस लेंस की थिकनेस इज वेरी वेरी स्मॉल विद रिस्पेक्ट टू r1 एंड r2। r1 एंड r2 के रेस्पेक्ट में इस लेंस की जो थिकनेस होगी दैट शुड बी वेरी वेरी स्मॉल। अगर इसकी थिकनेस, और वेरी वेरी स्मॉल का मतलब है वी कैन कंसीडर नेग्लेक्ट द थिकनेस ऑफ दिस लेंस, इस लेंस की थिकनेस को हम 0 मान सकते हैं। तो ऐसे लेंस को हम कहलाते हैं पतले लेंस, थिन लेंस। और हमारे सिलेबस में केवल थिन लेंस ही है, मतलब हम जितने भी आगे फॉर्मूले लिखेंगे, डिराइव करेंगे, उन पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हम थिन लेंसेज के लिए ही वो सारे फॉर्मूले वैलिड हैं। और अगर क्वेश्चन में लेंस की थिकनेस नहीं दे रखी हो, कुछ नहीं कहा, तो हम एज्यूम करके चलेंगे कि जो लेंस है उसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, 0 है। अब नेग्लिजिबल या 0 होने का मतलब क्या है, जैसे यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, ऑब्जेक्ट की यहां से डिस्टेंस x, इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, a पॉइंट से डिस्टेंस है x के बराबर, और b पॉइंट से डिस्टेंस इस o पॉइंट की कितनी है, वो भी x है। मतलब a पॉइंट की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कहो वो भी x है, b पॉइंट की ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कहो वो भी x के बराबर है। x प्लस t होगी, लेकिन t इज वेरी वेरी स्मॉल, वी कैन नेग्लेक्ट दिस t वैल्यू। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि थिन लेंस है तो हम इस t थिकनेस को नेग्लिजिबल कंसीडर करेंगे। मतलब हम किसी ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस a पॉइंट से मेजर करें या b पॉइंट से मेजर करें, डिस्टेंस विल बी सेम। तो हर एक पॉइंट से इस लेंस की यहाँ पर ये जो रीजन है इसकी थिकनेस ऑलमोस्ट 0 है, तो किसी भी पॉइंट से डिस्टेंस मेजर करो ऑब्जेक्ट और इमेज की, दे आर सेम। क्लियर? पतले लेंस का मतलब, तो हमारी ये कंडीशन है। क्लियर हुआ पतले लेंस का मतलब। अब देखिए दूसरी कंडीशन, जैसे ये लेंस है, अब इसके इधर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μs, इसके इधर भी सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μs। तो हमारे जो लेंस के दूसरा रूल है कि लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए, जो हम आगे फॉर्मूले डिराइव करेंगे लेंस के लिए, या इसको हम लेंस तभी मानेंगे जब इस लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम होगा। अगर मीडियम अलग अलग है तो क्वेश्चन में इसका नाम लेंस लिखा होगा, लेकिन हम लेंस के कंसेप्ट नहीं लगाएंगे। इसकी पहले जो हमने स्फेरिकल सरफेस पढ़ा था उसके फॉर्मूले 2 बार लगाने पड़ेंगे, एक बार इस सरफेस पर और एक बार इस सरफेस पर, और क्वेश्चन सॉल्व होंगे। इसी तरह से अगर लेंस थिन होता है तो भी लेंस की फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होता है। नाम लेंस लिखा होगा लेकिन लेंस का एक भी फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं होगा। वापस इसको स्फेरिकल सरफेस के फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो हमारा ये कंसेप्ट है कि ये μs दोनों तरफ लेंस के लेफ्ट और राइट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होना चाहिए, मीडियम सेम होना चाहिए, तभी हमारी लेंस थ्योरी काम करती है। तो अब हम जो लेंस पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए 2 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। लेंस की थिकनेस नेग्लिजिबल होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए, और लेंस के दोनों तरफ का मीडियम सेम होना चाहिए। ठीक है? अब लेंस में जैसे मान लो ये इस वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1 है, इसकी r2 है। ठीक है? अब r1 r2 किसको कहेंगे, इधर वाली r1 लेंगे या, तो उसके लिए अभी हम लेंस कुछ फॉर्मूले डिस्कस करते हैं। लेंस की फोकल लेंथ का फॉर्मूला होता है अब देखिए लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला यह है, बहुत इंपॉर्टेंट। और मिरर की फोकल लेंथ का तो हमारा बहुत आसान था, r/2। अगर हमें किसी मिरर की फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी है तो मिरर की फोकल लेंथ का फॉर्मूला r/2 था। इसका मतलब लेंस का फॉर्मूला ये है। अब देखो मिरर के फॉर्मूले में कहीं भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं आ रहा ना,
तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर डिपेंड नहीं करता। आसपास सराउंडिंग में मीडियम बदल दो, एक मिरर है उसको हवा में रखो या पानी में, उसकी फोकल लेंथ सेम होगी। लेकिन हवा और पानी चेंज होने से सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होने के कारण लेंस की फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करती है। तो लेंस की फोकल लेंथ सराउंडिंग मीडियम पर डिपेंड करेगी, मिरर की फोकल लेंथ इंडिपेंडेंट होती है। क्लियर? दूसरा पॉइंट, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लेंस किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर भी फोकल लेंथ डिपेंड करती है, लेकिन मिरर में नहीं करती। मिरर की फोकल लेंथ उस मीडियम के जिससे वो मिलकर बना है उस पर डिपेंड नहीं करती। और देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेवलेंथ पर डिपेंड करता है। अलग लाइट जो इंसिडेंट होती है वॉयलेट और रेड कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। इसका मतलब लेंस की फोकल लेंथ डिपेंड करती है ऑन कलर ऑफ इंसिडेंट लाइट। अलग अलग कलर के लिए लेंस की फोकल लेंथ अलग अलग होती है, लेकिन मिरर की फोकल लेंथ हर कलर के लिए सेम होती है। तो ये हमारा एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट, फोकल लेंथ जो है कलर पर डिपेंड करती है। नाउ अब इसमें R1 R2 का मतलब क्या है? जैसे मान लो ये मेरे पास लेंस, इधर की रेडियस ऑफ कर्वेचर मुझे दे रखी है 20, इधर की 30 दे रखी है। अब इसमें R1 कौन सा लूंगा, R2 कौन सा लूंगा? R1 R2 की वैल्यू इस चीज पर डिपेंड करेगी कि लाइट किधर से इंसिडेंट हो रही है। मान लो अगर लाइट को इधर से इंसिडेंट हो रही है तो पहले लाइट जिस सरफेस पर पड़ेगी उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर को R1 कहूंगा। अब लाइट इधर पे इंसिडेंट हुई, इधर से बाहर हुई तो ये R2। समझना है? R1 R2 का मतलब जिस सरफेस पर लाइट पहले इंसिडेंट होगी वो R1 है और दूसरा R2 है। अब जैसे मान लो इसी में मान लो मुझे R20 दे रखा है और R इधर वाला 30 दे रखा है। अब लाइट इधर से इंसिडेंट हो गई। अब अगर लाइट इधर से इंसिडेंट होगी तो R1 ये होगा, R2 ये होगा। समझ आ रही है मेरी बात? कि इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा कि R1 20 होगा या 30 होगा। अब दूसरी चीज, इस फॉर्मूले में R1 R2 सेंटर ऑफ कर्वेचर के कोऑर्डिनेट है। R1 की वैल्यू प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है। अब कैसे पता लगेगा? अगर लाइट आपने इधर से इंसिडेंट कराई है, लाइट अगर आपने इधर से इंसिडेंट कराई है तो इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं ना। अब जैसे देखो इसमें क्या होता है, यहां इसका ये मिडल पोर्शन है, इसकी थिकनेस तो 0 ही है, तो हम इसका जो मिडल पॉइंट है उसको ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं, इसको ज्योमेट्रिकल एक्सेस हमने कहा। या ऑप्टिकल एक्सेस और ज्योमेट्रिकल एक्सेस होगी। इसके मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन और सरफेस के नॉर्मल, इसको ऑप्टिकल एक्सेस कहते हैं। अब यहाँ जो पहली वाली कर्व सरफेस है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर किधर होगा? डायग्राम में देखकर बता सकते हो। ये कर्वेचर ऐसे है तो ये जिस स्फीयर का पार्ट है वो स्फीयर कुछ ऐसे बन रहा होगा, तो उस स्फीयर का सेंटर इधर आ रहा होगा, तो पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इस तरफ है, दूसरी सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। अब देखिए यहाँ पर अगर पहली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, हम ये जानते हैं कौन से डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, हम इंसिडेंट रे के डायरेक्शन को। अब लाइट लेफ्ट से आकर राइट में जा रही है ना, तो लाइट इज मूविंग टुवर्ड्स राइट, तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन राइट में होगा। अब पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन राइट में है तो राइट में C1 सेंटर है, तो C1 सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव लूंगा, C2 का एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव लूंगा। तो R1 ये 20 है और ये 20 का सेंटर उधर है, तो ये पॉजिटिव लिखना है, तो R1 की वैल्यू क्या लिखूंगा? इस डायग्राम से R1 की वैल्यू जाएगी +20 के बराबर। और R2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है जबकि पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन उधर है, तो R2 का एक्स कोऑर्डिनेट -30 होगा। तो R1 R2 की वैल्यू ये लिखूंगा ना। अब देखो R1 R2 की वैल्यू ये लिखने के बाद मैं इस पूरी टर्म को कुछ मान लेता हूं कि 1/R1 - 1/R2, इसकी वैल्यू निकालो। तो R1 की वैल्यू 20, R2 की वैल्यू -30, तो अब क्या आ जाएगा? 1/20 + 1/30 आया ना। अब इसको सॉल्व नहीं कर रहा, ये k की वैल्यू है ना। अब सेकंड केस में अगर मैं बात करूं, अब सेकंड केस में अगर मैंने लाइट इधर से इंसिडेंट कराई है तो लाइट अगर इधर से आ रही है तो ये R1 सरफेस है, ये R2 सरफेस है, लेकिन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन तो अब ये होगा,
यहां अगर लाइट इधर से आ रही थी तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन उधर था, लाइट इधर से आ रही है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन इधर है। अब इधर है तो पहले की तरह इस वाली सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये तो R2 रेडियस है ना, तो R2 का सेंटर ऑफ कर्वेचर उधर है C2 और R1 का सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है। अब R1 को प्लस लूंगा या माइनस, लाइट इधर आ रही है, ये वाली R1 है तो इसका सेंटर इधर है तो इसका पॉजिटिव होगा ना एक्स कोऑर्डिनेट, तो अब R1 की वैल्यू क्या होगी +30 और R2 की वैल्यू -20। अब ये दोनों वैल्यूज इस फॉर्मूले में रखेंगे तो k कितना आ जाएगा 1/30 -20, तो k की वैल्यू 1/30 + 1/20 आएगी। तो आप देख पा रहे हो कि दोनों केस में k की वैल्यू सेम आ रही है। k की वैल्यू अगर सेम आ रही है तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, फोकल लेंथ का म्यू लेंस अपॉन म्यू सराउंडिंग -1 × k होता है। अब देखो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस चीज पर डिपेंड नहीं करेगा कि लाइट इस वाले डायग्राम में या इस वाले डायग्राम में सेम होगा। लेंस तो जिस मेटेरियल का बना है लाइट इंसिडेंट हो या नहीं हो, म्यू तो फिक्स है और सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी फिक्स है, चाहे लाइट उधर से आए या इधर से आए। इसका मतलब focal length of lens is independent from direction of incident ray. Focal length of lens is independent from direction of incident ray. लिख लो ये नोट्स में। तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट हमारे पास ये आ रहा। अब देखो यहां पर जो k है ना, ये 1/R1 - 1/R2 आता है k। कॉन्वेक्स लेंस जो होते हैं उसके लिए k की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आती है, k की वैल्यू पॉजिटिव आती है कॉन्वेक्स लेंस के लिए, और जो कॉन्केव लेंस है उसके लिए नेगेटिव आती है। तो क्या है फॉर कॉन्वेक्स, अच्छा कॉन्वेक्स लेंस में भी डबल कॉन्वेक्स लेंस हो या प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस हो, दोनों की के लिए k की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, कॉन्वेक्स और प्लेनो कॉन्वेक्स। ठीक है, दोनों लेंसेस के लिए, लेंस के दोनों के लिए k की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी और k इज पॉजिटिव, k इज पॉजिटिव। अब दूसरी चीज, सेकंड पॉइंट फॉर कॉन्केव और प्लेनो कॉन्केव, इन सारों लेंसेज के लिए k की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। चाहे कोई भी R1 R2 की वैल्यू रख दो ना, अगर उसका नाम कॉन्केव लेंस है तो उसके लिए वैल्यू नेगेटिव आएगी। क्लियर? अब इसके बाद देखिए हम 1/f बराबर हमारा फॉर्मूला ये होता है लेंस की फोकल लेंथ को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला ये है, और इसको हमने k कहा था, इसको हमने k कहा था। अब हम इसमें अलग अलग केस लेते हैं। पहला केस, इफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है, अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है तो ये पूरा ब्रैकेट पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो k का साइन अगर पॉजिटिव रहा तो फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, k का साइन नेगेटिव हुआ तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। इट मींस इन दैट सिचुएशन फॉर कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ बताओ पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये पॉजिटिव है और इस कंडीशन में ये तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो पॉजिटिव आएगा, तो फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी।
कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी, कॉन्केव की फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, इस तरह से नेगेटिव आ जाएगी। तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी इन दैट सिचुएशन। अब सेकंड केस हम ये कंसीडर करते हैं, इफ म्यू लेंस इज लेस देन म्यू सराउंडिंग। अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से कम है तो ये वैल्यू नेगेटिव आएगी, और ये वैल्यू नेगेटिव आने का मतलब इसकी वैल्यू नेगेटिव आई। तो अब अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस की बात करूंगा तो उसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी या नेगेटिव। भाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए, हर लेंस के लिए नेगेटिव हो गया सेकंड केस में, और कॉन्वेक्स के लिए पॉजिटिव है। पॉजिटिव साइन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा तो फोकल लेंथ का साइन नेगेटिव आ जाएगा, यह है। और कॉन्केव लेंस पॉजिटिव, तो उल्टा हो जाएगा। हम जनरली ये याद रखते हैं कि सर कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की नेगेटिव होती है। अब मान लो किसी क्वेश्चन में हमें रिलेशन नहीं दे रखा कि लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है या सराउंडिंग का है। जनरली क्या होता है, सराउंडिंग एयर या वैक्यूम होती है, सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें गिवन नहीं होता है, और गिवन नहीं होने पर हम 1 लेंगे, और 1 से ज्यादा कम तो किसी का होता नहीं है, तो लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से ज्यादा होगा। तो अगर क्वेश्चन में हमें इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी हो सराउंडिंग का मीडियम के बारे में, तो हम सराउंडिंग का 1 लेंगे, और 1 इससे छोटा होगा लेंस से, तो ये पहला वाला केस होगा। इसलिए हम जनरली ये कहते हैं कि कॉन्वेक्स लेंथ की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है, कॉन्केव की नेगेटिव होती है। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाती है अगर उसको ऐसे मीडियम में रख दो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है। क्लियर कर लें इसको नोट। अब देखिए अगला, कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है। कन्वर्जिंग लेंस वो होता है जिसकी फोकल लेंथ पॉजिटिव हो। कन्वर्जिंग लेंस क्या होता है, फोकल लेंथ जिसकी पॉजिटिव होती है। तो कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्जिंग होगा या नहीं, कन्वर्जिंग होगा। कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव कब होती है, जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो हम यहाँ कन्वर्जिंग लेंस के एग्जांपल में लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस। लेकिन कॉन्वेक्स लेंस कब, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है। तो कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा है, नहीं तो कॉन्केव लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव हो जाएगी अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, सराउंडिंग का ज्यादा है। तो कन्वर्जिंग लेंस की तरह कॉन्वेक्स लेंस भी काम कर सकता है, कॉन्केव लेंस भी काम कर सकता है, दोनों ही लेंस कन्वर्जिंग हो सकते हैं। अब कन्वर्जिंग लेंस को डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का तरीका यह है, इस तरह से। ये कन्वर्जिंग लेंस को डायग्राम में रिप्रेजेंट हम इस सिंबल से कर सकते हैं। ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है फॉर कन्वर्जिंग लेंस। अगला है डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस, और डाइवर्जिंग लेंस वो होता है जिसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। डाइवर्जिंग लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव, और इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करने का सिंबल ये है। इसके दोनों मुंह खुले होते हैं ऐसे, ये लाइट को डाइवर्ज करता है ना, फैलाता है, स्प्रेड करता है, तो ये स्प्रेड हो रहा है दोनों। यहाँ ये लाइट को कन्वर्ज करता है तो इसके दोनों मुंह इस तरह से बंद हैं। ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग लेंस का। इसके एग्जांपल में लिख सकते हैं कॉन्वेक्स लेंस, इफ लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो सराउंडिंग से, तो फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की नेगेटिव आ जाएगी, और नेगेटिव का मतलब वो डाइवर्जिंग लेंस की। तो कॉन्वेक्स लेंस भी डाइवर्जिंग लेंस होता है अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेंस से ज्यादा है तो। और दूसरा इसमें कॉन्केव लेंस, जब सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है लेंस से। तो क्लियर हुआ कि कॉन्वेक्स लेंस हमेशा जरूरी नहीं है कन्वर्जिंग लेंस की तरह काम करे। हम याद ऐसे रखेंगे, कॉन्वेक्स लेंस मतलब पॉजिटिव फोकल लेंथ कन्वर्जिंग लेंस, और कॉन्केव लेंस मतलब नेगेटिव फोकल लेंथ डाइवर्ज। लेकिन कब, जब लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स
सराउंडिंग से ज्यादा हो, और जनरली ऐसा ही होता है। तो हम याद ऐसे रखें, अगर सराउंडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा हो जाए तो हमारे आंसर उल्टे हो गए। क्लियर? तो यह फोकल लेंथ को समझने के लिए था। हाथों को फोकल लेंथ और ऑप्टिकल पावर में रिलेशन ये होता है, ये हमने स्फेरिकल मिरर या मिरर के लिए पढ़ा था। लेकिन मिरर की जगह अगर लेंसों में ये फॉर्मूला लगाएंगे तो केवल एक चेंज होगा, यहाँ माइनस था मिरर में और यहाँ प्लस हो जाएगा। इसका मतलब वहां फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होती थी ना तो पावर पॉजिटिव होती थी, फोकल लेंथ नेगेटिव होती थी तो पावर फोकल लेंथ अगर पॉजिटिव होती थी तो पावर नेगेटिव होती थी। यहां फोकल लेंथ और पावर का साइन एक जैसा होगा। ठीक है, अब फोकल लेंथ कौन से लेंस की पॉजिटिव होती है? कन्वर्जिंग लेंस की, तो कन्वर्जिंग लेंस की पावर भी पॉजिटिव। और ये ऑप्टिकल पावर है, ऑप्टिकल पावर का मतलब एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम नहीं है, ये फोकल लेंथ से रिलेटेड होती है। और इस पावर की यूनिट क्या होती है? कैपिटल डी, मतलब डायोप्टर। कैपिटल डी का मतलब क्या है? डायोप्टर। तो ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है पावर को निकालने का। चलो कुछ एग्जाम्पल और करें। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ गिवन लेंस। अब देखो इसमें क्वेश्चन में लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 दे रखा है, सराउंडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में कुछ नहीं बता रखा, तो हम मान के चलेंगे कि सराउंडिंग में एयर है, तो सराउंडिंग के मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जगह तो 1 लिख देंगे और लेंस का कितना दे रखा है? 3/2। अब हमारे पास लेंस की फोकल लेंथ को निकालने का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब R1 R2 कौन कौन से हैं इसको चेक करने के लिए मैंने क्या तरीका बताया था? लाइट इंसिडेंट कराओ, एक इमेजिनरी लाइट इंसिडेंट कराओ। और मैंने आपको बताया था लेंस की फोकल लेंथ इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करती है, किधर से भी मानो। ठीक है, तो मैंने इधर से लाइट इंसिडेंट करना कंसीडर किया, अगर इधर से कंसीडर करूंगा तो ये R1 सरफेस होगी और यह R2 सरफेस होगी। क्लियर? R1 R2। अब R1 R2 यह है, इसका पॉजिटिव एज डायरेक्शन ये है ना, इंसिडेंट लाइट इधर से मानिए तो पॉजिटिव एज डायरेक्शन ये होगा। अब ये वाली जो सरफेस है R1 tan के बराबर, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर उस तरफ है, तो उस तरफ वाली डिस्टेंस हमें पॉजिटिव लेनी है, तो R1 की वैल्यू यहां फॉर्मूले में +10 लूंगा। सेकंड वाली सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर 20 है, अब 20 का साइन देखना है कैसा होगा, लाइट का डायरेक्शन तो वो है और सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर है, तो इधर वाली डिस्टेंस नेगेटिव, तो R2 की वैल्यू हमें माइनस में रखनी होगी, -20। अब ये चारों वैल्यूज यहां रखकर फोकल लेंथ निकालेंगे लेंस की, तो लेंस की फोकल लेंथ क्या आ जाएगी?
तो इस तरह से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसी लेंस को जो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व किया है, इसको पूरी तरह से पानी के अंदर सबमर्ज कर दूं तो पानी के अंदर इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी। अभी हमने लेंस को हवा में रखा था, अगर इसी लेंस को मैं पानी के अंदर सबमर्ज कर दूं वहां, तो पानी के अंदर इस लेंस की फोकल लेंथ क्या होगी ये हमें बताना है। कैलकुलेट फोकल लेंथ ऑफ लेंस इनसाइड द वाटर। अब देखो इसमें सराउंडिंग का रिफ्लेक्टेंस 1 नहीं होगा ना, और पानी का रिफ्लेक्टेंस पानी में रखा है, पानी का रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स क्या होता है 4/3, तो सराउंडिंग का रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स 4/3 रखूंगा। बाकी सारी चीजें पहले जैसी होगी, जैसे लेंस का रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स 3/2, R1 की वैल्यू पहले कितनी थी 10, R2 की वैल्यू थी -20, सारे डाटा सेम होंगे। केवल सराउंडिंग का रिफ्लेक्टेंस इंडेक्स हमने 1 की जगह वाटर से रिप्लेस कर दिया। अब नेक्स्ट फॉर्मूले में वैल्यू रखकर आंसर निकालें, तो वाटर के अंदर फोकल लेंथ 3/2 4/3 -1 into 1/10 plus 1/20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से तो कितना आ रहा है 1/8 और यहां से 3/40, तो आंसर क्या हो गया 320 डिवाइडेड बाई, नहीं ये 40 थोड़ी आएगा 20 आएगा 160। तो वाटर के अंदर फोकल लेंथ लेंस की 160/3 के बराबर हो गई। तो इस तरह से हम इसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेंस की कैलकुलेशन। तो इस तरह से हम इसकी फोकल लेंथ निकालते हैं। अब देखिए यहां पर ये लेंस हमें दे रखा है और इस लेंस का नाम क्या है प्लेनो कॉन्केव, क्योंकि एक सरफेस इस लेंस की प्लेन है ना और दूसरी कॉन्केव शेप की है, तो प्लेनो कॉन्केव लेंस। अब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिस मेटल का बना हुआ है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें लेंस का 5/4 दे रखा है। सराउंडिंग मीडियम नहीं दे रखा तो उसको तो 1 लेंगे, और लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 5/4। अब R1 R2 को डिसाइड करने के लिए लाइट इंसिडेंट कराऊं, ये R1 ये R2। अब R1 R2 ये है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ये होगा ना, तो बताओ R1 का साइन प्लस आएगा या माइनस। इस R1 वाले सरफेस का सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट में है या राइट। ये जो कर्व सरफेस है स्फीयर का पार्ट है इसका सेंटर इधर होगा ना, तो इधर वाले डिस्टेंस को नेगेटिव, तो R1 की वैल्यू तो माइनस कितनी 20, और R2 प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर तो इनफाइनाइट होती है, तो R2 तो इनफाइनाइट है और इनफाइनाइट के आगे प्लस लगाओ या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये सारी वैल्यू लेंस फॉर्मूला में रखकर फोकल लेंथ निकाली जा सकती है, तो 1/, ऊपर तो लेंस का आएगा ना 5/4 और नीचे सराउंडिंग का 1 -1 into 1/-20 माइनस,
और 1/∞ तो क्या होगा, 1/∞ क्या होता है, 0, 0/∞ नहीं 1/∞ 0 होता है, और 0/∞ 1/∞ 0 के बराबर, तो ये एक ही बात है ना। अगर हमें 1/0 पढ़ना हो तो वो इंफिनिटी होता है, ठीक है। चलिए अब 1/∞ की जगह 0 लिखूंगा तो अब ये आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ 5/4 है तो 1/4 इंटू माइनस का 1/20 तो -80 आंसर हो गया। तो इस तरह से हम इसका आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फोकल लेंथ क्या होगी, -80 के इक्वल। क्लियर। अब देखो ये लेंस हमें दे रखा है, ठीक है, इसकी फोकल लेंथ हमें निकालनी है और इसकी दोनों सरफेस स्फेरिकल है। एक की रेडियस ऑफ कर्वेचर क्वेश्चन में 20 है, दूसरी की 30 है, लेकिन ये क्वेश्चन में नहीं बता रखा है कि 20 किसकी है। ये अपन को समझना है कि फोकल रेडियस ऑफ कर्वेचर कौन सी सरफेस की ज्यादा होगी। तो देखो अब इसको समझने के लिए इस क्वेश्चन में यहां पर ये वाली जो सरफेस है तो कॉन्वेक्स है ना, और ये सरफेस कॉन्केव है। अब देखो यहां पर इन दोनों में से किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर, जैसे मान लेता हूं लाइट इधर से इंसिडेंट हुई तो ये R1 या R2। अब ये बताओ आप R1 R2 में किसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होगी, R1 R2 में रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो यहां जो सरफेस जितनी ज्यादा फ्लैट होती है, स्ट्रेट होती है, उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा होती है, क्योंकि फ्लैट सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर इनफाइनाइट होती है। तो इसमें से बताओ कौन सी सरफेस फर्स्ट और सेकंड में से ज्यादा फ्लैट है। जो ज्यादा फ्लैट है मतलब जिसमें कर्वेचर कम है उसकी रेडियस होता है, तो सेकंड वाली सरफेस ज्यादा प्लेन नजर आ रही है ना, तो R2 इज ग्रेटर देन R1। तो इसका सॉल्यूशन बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं R2 ग्रेटर देन R1। इसका मतलब ये R2 जो है इधर की रेडियस है और ये इधर की रेडियस है। क्लियर। अब इसके बाद अगर मैंने लाइट इधर से इंसिडेंट कराई है तो R1 इसको कह रहा हूं, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा ना, और इस R2 का भी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर ही होगा, तो R1 R2 दोनों में क्या लूंगा, पॉजिटिव लूंगा। इस केस में R1 R2 क्या होंगे, दोनों ही पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए R1 भी पॉजिटिव है, कितना है R1 +20, और R2 भी पॉजिटिव है +30। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें दे रखा है 3/2, सराउंडिंग गिवन नहीं है तो 1। अब ये रखकर हम फॉर्मूले में आंसर निकालेंगे। तो फोकल लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी, तो ये 120 आंसर आया, पॉजिटिव आया। और देखिए अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो कॉन्वेक्स भी एक सरफेस एक कॉन्केव भी है, तो हमेशा कॉन्वेक्स के हिसाब से इसकी फोकल लेंथ का साइन डिसाइड होगा। अगर एक सरफेस कॉन्वेक्स हो दूसरी कॉन्केव हो तो कॉन्वेक्स की रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी, और जिसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर कम होगी ना उसके लिए 1/r ज्यादा होगा। तो इसका मतलब कॉन्वेक्स के लिए फोकल लेंथ क्या आती है, पॉजिटिव आती है। तो इस वाले लेंस के कॉम्बिनेशन के लिए भी इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस। इस लेंस का क्या नाम है, कॉन्वेक्स कॉन्केव, कॉन्वेक्स कॉन्केव लेंस। और इसकी फोकल लेंथ भी पॉजिटिव होती है अगर लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सराउंडिंग से ज्यादा हो तो। थैंक यू।